बच्चों, नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने पढ़ा कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन को आधा कैसे लिखते हैं, या व्यंजन के में जो वर्ण होते हैं जैसे क ख ग उसमें क्या जुड़ा हुआ होता है। ये सारी चीजें आपने पार्ट 1 में पढ़ी। और जिस किसी बच्चे ने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वो पार्ट 1 देख सकता है। अगर जो आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो ये तुम्हें इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि उसको देखने के बाद ये समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन कौन से स्वर कौन कौन से वर्गीकरण में आते हैं। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण में पहले ये बताओ कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। स्वर होते कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ और औ। तो कितने स्वर होते हैं हमारे? 11। ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ, औ। तो ये हो गए हमारे 11 स्वर। कल हमने इनकी बात कर ली थी कि ये कैसे कैसे होते हैं। आज हम पढ़े हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण होता है उसमें पहले स्थान पर आते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कौन सा आता है? मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें जो पहला नंबर आता है वो आता है मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो बच्चों, मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कितने? 3 प्रकार से। तो इसमें जो पहला आता है वो होता है नंबर 1 ह्रस्व स्वर। इसको ह्रस्व नहीं बोलते, ह्रस्व स्वर। इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर। इसको हम छोटा स्वर भी कहते हैं और इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। तो बच्चों, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। उसमें पहला है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर। नंबर 2 पे जो आता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर। बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। नंबर 3 पे जो आता है वो होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। क्या होता है? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त नहीं होता है बच्चों, ये होता है प्लुप्त स्वर। तो बच्चों, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर। नंबर 2 जो आता है वो होता है दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या
द्विमात्रिक स्वर। और नंबर 3 पे जो होता है वो होता है प्लुत स्वर। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। किसकी? ह्रस्व स्वर की। तो अब हम सबसे पहले इनकी पहचान देखते हैं, मतलब इनकी परिभाषा देखते हैं। तो इनकी परिभाषा में जो ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, पहले इसको देखते हैं। तो इसमें जो पहले हम बात करेंगे वो करेंगे इनकी परिभाषा की, कि इनकी परिभाषा क्या क्या है। क्या बात करेंगे हम कि इनकी परिभाषा क्या क्या है। तो इसमें क्या है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर क्या है हमारा? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो इसमें क्या होता है, जिनके उच्चारण में लघु स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा, लघु स्वर की, या ऐसे कह सकते हैं लघु स्वर से दो गुना अधिक समय लगता है, 2 गुना अधिक समय लगता है। इसमें क्या है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर में क्या है, जिसके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। लघु स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है। अब बात करते हैं प्लुप्त स्वर की। प्लुप्त स्वर में क्या होता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर की अपेक्षा कुछ अधिक समय लगता है, या लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना, कितना? 3 गुना अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। बात समझ में आई? कुछ समझ में आया या नहीं? अब बात करते हैं कि स्वर, जो 11 हमारे स्वर होते हैं वो इनमें कैसे कैसे बटे होते हैं। तो इसमें जो स्वर आते हैं वो आते हैं 4। तो एक मात्रिक जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ई, उ, ए, ई, उ और री। ठीक है, तो इसमें ये 4 आ गए। इसके बाद जितने भी बचे, 4 तो ये आ गए, बचे 7, तो वो 7 आ जाते हैं इसमें। कौन कौन से? आ, ई, उ, री इसमें आ गया, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, यहां तक बात कर ली हमने। कहने का मतलब 4 स्वर इसमें आ गए। एक मात्रिक जो होते हैं आ, ई, उ और री। बाकी जो बचे 7, जिसमें की द्विमात्रा होती है। देखो इसमें है ना द्विमात्रा, ये डबल मात्रा का ना, ये है ना डबल मात्रा। तो आ, ई, उ यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ और औ। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर में क्या होता है, इसमें इनमें से तो कोई स्वर नहीं आता है, इसमें अक्षर आते हैं। इसमें जैसे कि हम ओम बोलेंगे तो ओम को हम क्या बोलते हैं, ओम, मतलब उस अक्षरों को खींच कर बोलना,
मतलब लंबे समय तक बोलना। जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा ओम, ओ में। तो ये यहाँ तक मतलब खूब लंबा खींच कर बोलना। इसमें कोई भी आ सकता है, जैसे कि दूसरा लिखेंगे हम राम, तो राम को हम क्या बोलते हैं, राम, मतलब खूब लंबे तरीके से खींचकर बोलो। ठीक है, तो ये समझ में आ गए। इसके बाद इनके दर्शन चिन्ह की बात करते हैं। दर्शन चिन्ह कहते हैं कि एक मात्रा इसमें कैसे आती है, दो मात्रा इसमें कैसे लगती है, और तीन मात्रा इसमें। मात्रा का प्लुत स्वर में कोई भी लेना देना नहीं होता है। मात्रा जो लगती है वो केवल दीर्घ स्वर में और लघु स्वर में होती है। तो इसका जो दर्शन चिन्ह होते हैं, दर्शन चिन्ह, दर्शन चिन्ह में जैसे कि इसमें एक वर्ण ले लो रे, तो रे का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, रे हलंत ए। तो इसमें कौन सा स्वर आया, मतलब इसमें कितनी मात्रा आई, एक, ए आया ना, तो इसकी मात्रा हो गई एक। अभी हम केवल मात्राओं का बेसिक ज्ञान लेंगे, मतलब थोड़ा सा। उसके बाद में जब हम छंद वगैरह पढ़ेंगे, छंद, तो उसमें बताएंगे कि कौन सी मात्रा कहाँ लगती है, और दो जो मात्रा होती है डबल मात्रा कहाँ लगती है, और सिंगल मात्रा कहाँ लगती है। तो ये हो गया इसमें आ गई सिंगल मात्रा, यानी कि एक मात्रिक, तो एक मात्रा आ गई। अब बात करते हैं इसकी। इसमें ले लो हम रा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रा हलंत आ। तो ये दीर्घ आ है, ये भी जो आ है वो भी दो ऐसे मिलकर बना है, ए प्लस ए। तो ए प्लस ए बराबर आ बना है, तो इसमें कितनी मात्रा हो गई, डबल। और डबल मात्रा को जो हम दर्शाते हैं वो ऐसे करके दर्शाते हैं। तो ठीक है, इस वाले में हो गया हमारा द्विमात्रा, यानी कि ये इसका जो दर्शन चिन्ह हो गया ये हो गया, और इसका जो दर्शन चिन्ह हो गया ये वाला हो गया। ठीक है, और इसमें ये वाला हो गया। हाँ तो बच्चों, अभी जो हमने स्वरों में वर्गीकरण का पहला वो पढ़ा था, यानी कि मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने थे हमारे, तीन थे। वो तीनों हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, ये उनकी क्या पहचान होती है, और एक मात्रा में कितनी मात्रा आती है, द्विमात्रिक में कितनी मात्रा आती है, मतलब वो हमने सारा पढ़ लिया। अब इसमें नंबर 2 आता है। पहला तो पढ़ा था हमने कि मात्रा के आधार पर। पहले क्या पढ़ा था हमने, मात्रा के आधार पर। और नंबर 2 आता है इसमें जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर भी हम स्वरों का वर्गीकरण 3 ही प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जो पहला आता है इसमें अग्र स्वर। अग्र स्वर पहले नंबर पे अग्र स्वर। नंबर 2 पे आता है मध्य स्वर। ये जीवा के आधार पर है। जीवा के आधार पर पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है पश्च स्वर, यानी जीवा के पिछले हिस्से से जो बोले जाते हैं, पश्च स्वर। तो कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। पहला हो गया अग्र स्वर, दूसरा हो गया मध्य स्वर, तीसरा हो गया पश्च स्वर। इनकी जो पहचान है अग्र स्वर की, तो इसमें लिखेंगे जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। जो जीव के अगले, यानी जो सबसे शुरू में होता है, अगले हिस्से से बोले जाते हैं, ठीक है बच्चों। अग्र स्वर में क्या होता है, जो जीव ये वो जीव नहीं है, मनुष्य या कोई जानवर, ये वाला जीव नहीं है, ये वाली जीव है जिससे हम बोलते हैं।
तो अग्र स्वर में क्या होता है, जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। अब आता है दूसरा मध्य स्वर। तो इसमें क्या होता है, जो जीभ के, इसमें जीभ नहीं, जीभ लिखो, जीभ, जो जीभ के मध्य भाग से, जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, मध्य भाग से बोले जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं। अब नंबर 3 पे आता है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में होता है, जो जीभ के पिछले हिस्से से, पिछले यानी सबसे बैक साइड, जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। तो बच्चों हमने कहां तक पढ़ा, 3 भाग होते हैं जीवा के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनकी हमने पहचान देख ली कि जीभ के कौन कौन से भाग से ये बोले जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन से स्वर कौन से भाग में आते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे 4 स्वर। कितने आते हैं, 4 स्वर। ई, दीर्घ ई, ए और आई। बोल के देखो, ई, ए, आई। तो कितने हो गए इसमें हमारे, 4। और मध्य स्वर में जो आता है वो केवल 1 आता है। कितना आता है, 1। वो होता है ए। ये हमारे जीभ के मध्य हिस्से से बोला जाता है, केवल ए। और बाकी जो बचे हैं हमारे, वो आते हैं पश्च स्वर में। कौन कौन से आते हैं, देखो यहाँ पे ये आ गए, ए इसमें आ गया, आ, ई इसमें आ गए, ऊ, ओ और औ। तो इसमें कितने हो गए हमारे, 5। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसमें हमारे 4 हो गए, इसमें 1 हो गया और इसमें 5 हो गए, तो ये तो हमारे 10 ही है, लेकिन हमारे स्वर होते हैं 11। मतलब इसमें री नहीं आया है। तो री के बारे में हम अभी बताएंगे, पहले इन स्वरों को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ट्रिक, जिससे कि आसानी से थोड़े याद हो जाए। तो ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है हमारी, आओ, आओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचों बीच, ए को छोड़ो बीचों, आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचों बीच। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इन अक्षरों को कैसे याद करेंगे, तो देखो बच्चों, इसमें है ये आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे का मतलब हो गया पश्च स्वर, ठीक है, पीछे पीछे का मतलब हो गया पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में हमारे कौन कौन से, देखो, दीर्घ आ, उ, दीर्घ उ, ओ और औ। तो पश्च स्वर में यानी कि पहली लाइन से हमारे पश्च पीछे वाले यानी पश्च स्वर वाले जितने भी स्वर हैं वो इसमें आ जाएंगे। देखो, आ गया, ओ आ गया। अब इस ओ से ही हम औ बना लेंगे, ये हमारा आसानी से याद हो जाएगा। 3 वर्ण तो ये आ गए हमारे। अब बचा उ, तो उ इससे आ जाएगा और दीर्घ उ भी हम इससे बना लेंगे। तो हमारे जो ये पश्च स्वर वाले हैं, ये 5 ये हमें याद हो गए ट्रिक की पहली वाली लाइन से। आ जाते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन है ए को छोड़ो बीचों बीच। तो इसमें ए जो आ गया, बीचों बीच का मतलब हो गया मध्य स्वर।
मध्य स्वर हर कोई जानता है कि बीच का जो स्थान होता है उसे मध्य भी कहते हैं। तो ए आ गया हमारे मध्य स्वर में। कहने का मतलब 5 और 1 6, दो चीजें हमारे सिंपल याद हो गई, मध्य स्वर की और पश्च स्वर की। बात आती है अग्र स्वर की। तो आपको पता है कि 5 और 1 6 स्वर हमारे मध्य भाग में और पश्च स्वर में आ गए, और इसको अग्र वाले भाग को तो ये 4 जो स्वर है हमारे, इनको हम वैसे भी याद कर सकते हैं। तो आपको जोन से तरीके से याद करने हैं, ऐसे याद करने तो ऐसे, अगर जो ट्रिक आपको अच्छी लग रही है इस तरीके से याद करना है तो इस तरीके से, ठीक है। कि री जो होता है वो हमारा जीवा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में क्यों नहीं आता है। तो ये जो हिंदी के वर्णमाला के जिसने ये स्वर लिखे हैं, जिसने स्वरों का वर्गीकरण करा है जीवा के आधार पर, उसने ही जो री होता है हमारा स्वर उसको निकाल दिया है। अब बात करते हैं री। तो री का जो चिन्ह होता है, री की जो मात्रा होती है वो होती है ये, किसी भी अक्षर के नीचे ये लगाते हैं, जैसे कि गिरह, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम गिरह लिखते हैं, गिरह, तो इसमें जो री का चिन्ह कौन सा है, ये वाला है। तो किसी भी अक्षर के ये नीचे इस टाइप से इसका चिन्ह होता है री का, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है बच्चों, क्या कहते हैं, बच्चों को रे और री का बड़ा कंफ्यूजन होता है। रे भी 3 प्रकार से होता है, रे और री का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये री जो है हमारा, ये तो है हमारा स्वर, ठीक है, और ये रे जो है ये है हमारा व्यंजन। क्या है, व्यंजन। तो री का तो सिंपल से समझ में आ गया कि री को जीवा के आधार पर बिल्कुल ही अलग कर रखा है। अब बात करते हैं रे की। तो रे के भी 3 रूप होते हैं, और ये 3 रूप, इन तीनों ही रूपों में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको समझते हैं कि ये 3 रूप किस किस प्रकार से होते हैं। तो रे का जो पहला रूप होता है वो होता है सामान्य रूप, यानी कि सिंपल रूप। जैसा ये रे बना हुआ है सेम ऐसा ही होता है। तो पहला होता है इसका सामान्य रूप। क्या होता है, सामान्य रूप। सामान्य रूप में हम उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे सिंपल शब्दों में होता है, जैसे राकेश, रमेश, और भी कोई अक्षर है जैसे कि रस, राम। तो इन सब में क्या है, इन सब में जो ये रे है वो सामान्य रूप में, मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है इन सब में रे। अब रे का दूसरा रूप आता है रेफ रूप। कौन सा, रेफ रूप। तो ये रेफ रूप जो होता है इसको हम ऐसे याद करेंगे, रेफ रूफ। रेफ रूफ, रूफ मानी छत भी होती है। तो रेफ जो होता है वो किसी भी अक्षर के ऊपर लगा होता है, जैसे कि वर्फ ऊपर हो गया, और ले लो इसमें जैसे कि फर्श, फर्श और आ जाएगा हर्ष। तो इसमें क्या है बच्चों, रेफ यानी रूफ, रूफ मानी होता है छत, छत यानी ऊपर की ओर। ये जो हमारा रे का निशान है, रे का जो चिन्ह है ये हमारा ऊपर की ओर, ठीक है। इसकी एक खास चीज और होती है कि ये जो रेफ रूप होता है ये आधा होता है। क्या होता है, ये जो रे होता है रेफ वाला ये आधा होता है। अब इसका जो तीसरा होता है, तीसरा रूप होता है वो होता है पदेन रूप। क्या होता है, पदेन रूप। अब पदेन रूप में उदाहरण है, जैसे इसमें आता है प्रदीप, प्रदीप, या इसमें आता है प्रेस, या इसमें ले लो क्रिया, एक आ जाएगा कर्म, नहीं क्रम, क्रम।
ठीक है बच्चों, तो इसमें पदेन को याद करने का तरीका होता है पदेन यानी पैरों की तरफ, पदेन यानी पैरों की तरफ। तो ये जो इसमें रै लगा हुआ होता है ये नीचे की तरफ होता है, आसानी से याद हो जाएगा, यानी पैरों की तरफ। रेफ का रूप याद हो जाएगा, जैसे कि रेफ रूफ यानी छत, यानी ऊपर की ओर। तो इसमें जो लगे हुए होते हैं ये ऊपर की ओर होते हैं, ऊपर की ओर होता है, ये जो रै लगा हुआ होता है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर होता है। और जो सामान्य रूप में होता है वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सामने चमकता है, ये वाला रै। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो ये रेफ रूप होता है ये आधा होता है, सामान्य रूप और पदेन रूप ये आधे नहीं होते हैं, ये पूर्ण होते हैं। अब बच्चों एक चीज और होती है इसमें, जैसे कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ट्रक में कौन सा रै है, या फिर ट्रक में जो ये होती है, इस चीज को बच्चे समझ लेते हैं कि ये री का निशान है, री का निशान है इस वाले री का, या फिर ये रै का निशान है, कि बच्चे इसका चारों रूप समझ लेते हैं रै के, लेकिन चार नहीं होते हैं, रूप होते हैं इसके केवल 3। बच्चे इसको भी रै का रूप समझ लेते हैं। तो ये कैसे बनता है, कहाँ से निकल कर आता है, ये समझेंगे हम। तो इसमें देखो ये ट्रक है, ठीक है, इसमें जो ये वाला होती है ये, अभी इसको हटा दो, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पदेन रूप। देखो प्रदीप, प्रकाश, इसको मिटा दो, ट्रेस है ये, ट्रेस कर लो, प्रदीप, प्रेस, क्रिया, क्रम। तो इसमें जो है हमारा नीचे को रै है, यानी कि पदेन रूप है इसका, और इसमें भी क्या है हमारा पदेन रूप है। तो एक चीज और बताई मैंने तुम्हें कि ये पदेन रूप जो होता है ये पूर्ण होता है, मतलब इसका जो मतलब होता है ये वाला रै होता है कि ये पूरा है, और रेफ जो होता है वो आधा होता है। तो अभी हमें देखना है कि ये जो पदेन है ये इसमें है, इसका मतलब ये पूरा रै है। तो जब ये पूरा रै है और ये टै, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेगा, कि ये टै जो होता है ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त, ठीक है, ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजनों को हम लोटनिक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लोटनिक होते हैं, यानी कि नीचे से घुमावदार वाले जितने भी व्यंजन होते हैं, जैसे कि डै हो गया, ढै हो गया, ढै हो गया, ये जितने भी होते हैं, इनको जब हम आधा लिखते हैं तो हलंत लगाकर ही इनको आधा लिखा जा सकता है। एक तरीका और होता है इनको लिखने का, जैसे कि मिट्टी। तो अगर जो ये लोटनाकार जो व्यंजन होते हैं, अगर जो ये डबल आ रहे हैं किसी भी अक्षर में, तो हम इनके जो ऊपर की ये सिरोरेखा होती है, ये हमने कल बताई थी, ये वाली सिरोरेखा हम हटा देते हैं, तो इसका ये आधा रूप बन जाता है। अगर जो ये सिंगल है तो हम इसको केवल हलंत लगाकर ही आधा कर सकते हैं। तो ये वाला जो रै हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पूर्ण। अब बचा ये टै, टै तो हमारा आधा है, और ये डबल भी नहीं है कि हम इसका ऊपर की सिरोरेखा हटा दें, ये डबल भी नहीं है कि हम इसकी वाली सिरोरेखा हटा दें। तो जब हम इसको आधा लिखेंगे तो हमें यहाँ हलंत लगाना पड़ेगा, ठीक है, हलंत लगाना पड़ेगा। इसी वजह से ये हमारा ऐसा चिन्ह हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है रै का चौथा प्रकार, ये रै का चौथा प्रकार नहीं है, इसमें ये हमारा होता है पदेन रै, और ये होता है हमारा हलंत। ये हो गया हमारा हलंत, और ये हो गया हमारा पदेन रै, ये हो गया हमारा पदेन रै, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आज से इस चीज में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से खोलकर बताया है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जीवा के आधार पर हमने 3 पढ़ लिए, इसकी हमने ट्रिक भी पढ़ ली, रै का हमने रूप भी देख लिए कि रूप हमारे 3 होते हैं, और इसमें जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो भी आज क्लियर हो गया। ये सारी चीजें हो गई। अब आगे आता है, अब हमने जो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है वो अभी हमने 2 तरीके से पढ़ा है। अब इसमें नंबर 3 आता है,
अब इसमें जो नंबर 3 आता है, अभी जो हमने रे के रूप लिखे थे ना, रे के जो 3 रूप लिखे थे, इसमें नोट में करके एक चीज और लिख लेना। नोट में करके कहीं कोने पे नोट में करके एक चीज और लिख लेना कि रे का जो रेफ रूप होता है, जो रेफ रूप होता है वो आधा होता है, वो आधा रे होता है, आधा रे होता है। बाकी जो अन्य हैं, और जो अन्य होते हैं, और जो अन्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं, और जो अन्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो ये नोट बनाकर जो तुम अपनी नोटबुक की साइड में लिख लोगे तो इस चीज से तुम्हें ये चीज याद रहेगी, फिर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि रे का कौन सा रूप पूर्ण होता है और कौन सा अपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हमने 2 तरीके से पढ़ लिया है। रे के हमने रूप जान लिए हैं सारे, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, और जो हमारा कंफ्यूजन था वो भी दूर हो चुका है। अब जो हमारा नंबर 3 आता है वो आता है मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख के खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है हमारा 4 प्रकार का। 4 प्रकार में सबसे पहला आता है हमारा, 4 प्रकार में सबसे पहला जो होता है वो हमारा वो होता है विव्रत स्वर। सबसे पहला विव्रत स्वर। नंबर 2 जो आता है वो होता है अर्ध विव्रत स्वर। नंबर 2 अर्ध विव्रत स्वर। नंबर 3 जो होता है वो होता है हमारा समव्रत स्वर, समव्रत स्वर। और जो नंबर 4 होता है हमारा वो होता है अर्ध समव्रत स्वर। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई आपको समझ में कि जो हमारे मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं, जो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है हमारा 4 प्रकार से। नंबर 1 विव्रत स्वर, नंबर 2 अर्ध विव्रत स्वर, नंबर 3 समव्रत स्वर और नंबर 4 अर्ध समव्रत स्वर। अब इनकी पहचान देखते हैं हम कि इनकी पहचान हम किस प्रकार से करते हैं, या इनको जब हम पढ़ेंगे, इनसे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आएंगे और हम उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें जो पहला है विव्रत स्वर वो होता है, उसमें क्या होता है, जो ये पहला होता है विव्रत स्वर, इसमें क्या होता है, इसमें मुख पूरा खुला होता है, पूरा खुला होता है। तो पहले वाले की क्या परिभाषा है हमारे विव्रत की, कि इसमें मुख पूरा खुला होता है। और नंबर 2 पे आता है हमारा अर्ध विव्रत स्वर। इसमें क्या होता है, मुख आधा खुला होता है, आधा खुला होता है। ठीक है। अब नंबर 3 समव्रत स्वर। इसमें क्या होता है हमारा, मुख लगभग बंद रहता है,
या बंद होता है। तीसरे में क्या है हमारा समृद्ध स्वर, मुख लगभग बंद रहता है या बंद होता है। और चौथा है हमारा अर्ध समृद्ध स्वर, इसमें क्या होता है, मुख आधा बंद रहता है या आधा बंद होता है, आधा बंद। तो मुख खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 विव्रत स्वर, इसमें क्या होता है, जिसमें मुख पूरा खुला होता है। नंबर 2 है अर्ध विव्रत स्वर, इसमें क्या होता है, मुख आधा खुला होता है। नंबर 3 है समृद्ध स्वर, इसमें मुख लगभग बंद होता है या बंद रहता है। और नंबर 4 है अर्ध समृद्ध स्वर, इसमें मुख आधा बंद होता है। क्या होता है, आधा बंद होता है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारे स्वर है वो कौन सा स्वर कौन से में आता है। तो बच्चों इसकी भी एक ट्रिक होती है, पहले मैं स्वर लिख देती हूँ। इसमें होता है हमारा आ, इसमें होता है हमारा ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ, और इसमें आता है हमारा ए और ओ। तो इसमें क्या बचा हमारा ए और औ। जो हमारे विव्रत स्वर होता है उसमें आता है हमारा आ, अर्ध विव्रत में ये आते हैं तीनों ए औ, और समृद्ध स्वर में आते हैं हमारे ये ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, और जो अर्ध समृद्ध होता है हमारा इसमें आते हैं ए और औ। इसकी भी एक ट्रिक होती है, उसको हम ऐसे ही बताएंगे। इसमें क्या होता है कि ऐसा समझो, इसमें थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन अगर जो तुमने वो ट्रिक ध्यान रख ली तो तुम्हारे जो ये स्वर हैं तुम उनको कभी नहीं भूल पाओगे। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ से शुरू करते हैं कि इसमें मान लो कि विव्रत की शादी हो रही है, यानी कि विवाह हो रहा है। विवाह किसका हो रहा है, विव्रत का हो रहा है। तो इसमें विव्रत का विवाह हो रहा है, तो क्या हो रहा है, विवाह आ, तो इसमें आ गया हमारा आ। तो इसमें जो बहा आ की ध्वनि आ रही है, तो आ गया हमारा इसमें। अब बात आती है, इसका विवाह हो रहा है और ये अपना जो निमंत्रण पत्र होता है, जो इनवाइटेड कार्ड होता है, वो लेकर आता है ये समृद्ध के घर, समृद्ध यानी समृद्ध स्वर के। तो ये समृद्ध स्वर के घर आकर कहता है कि ये आप सभी को मेरी विवाह में यानी मेरी शादी में आना है, आप सभी को आना है, सभी से यानी आप सबको आना है, तो सभी से संबंध हो जाएगा समृद्ध स्वर का, यानी आप सभी को शादी में आना है। और इसमें जो हम स्वर याद करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि ये विव्रत अपने विवाह में कह रहा है समृद्ध से कि आप सभी को आना है। सभी का हम याद कर लेंगे कि समृद्ध स्वर, और आना है मतलब ई को भी आना है और उ को भी आना है। किसको, सभी को आना है, लेकिन ई को भी आना है और उ को भी आना है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या समझे कि सभी को तो आना ही है, ई को भी आना है और उ को भी आना है। तो इसमें हमारे ये चारों स्वर कवर हो गए। अब जैसे विव्रत की जिस दिन शादी होती है, उस दिन क्या होता है कि विव्रत देखता है कि उसकी शादी में जो समृद्ध के घर वो कहकर आया था कि सबको आना है, ई को भी आना है और उ को भी आना है। तो वो अगले दिन देखता है कि समृद्ध के घर से आधे सदस्य आए हैं, यानी कि अर्ध समृद्ध स्वर, आधे सदस्य आए हैं यानी कि अर्ध समृद्ध स्वर। तो वो समृद्ध के घर के जो सबसे छोटे सदस्य होते हैं उनसे कहता है ओ ए यानी ओ ए, तुम आधे क्यों आए हो, पूरे क्यों नहीं आए। तो इस वाली ट्रिक से ये सारे कवर हो जाते हैं।
के अर्ध सम विव्रत, मुख आधा खुलने के आधार पर। तो ये 3 वस्तुएं हैं, इन 3 को हम ऐसे ही याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सब कवर हो गए। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, समृत, अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, समृत और अर्धसमृत। ठीक है, अब इसमें लास्ट और सेकंड रहता है नंबर 4। नंबर 4 में स्वरों के वर्गीकरण में नंबर 4 आता है जातीय आधार पर। जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण नंबर 4 में। तो नंबर ये 4 है और ये लास्ट हो जाएगा, यानी कि ये आखिरा है नंबर 4। तो बच्चों ये जातीय आधार पर जो है ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 तरीके से होता है इसमें स्वरों का वर्गीकरण। इसमें नंबर 1 होता है सजातीय, सजातीय स्वर, और इसमें नंबर 2 पर आते हैं विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। इसमें जो पहचान होती है वे सभी स्वर, वे सभी स्वर, वे सभी स्वर जो एक ही जाति के हों, जो एक ही जाति के हों, जाति के हों। ठीक है बच्चों, तो जातीय स्वर की परिभाषा है वे सभी स्वर जो एक ही जाति के हों, और विजातीय में क्या होता है वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों, जो अलग अलग जाति के हों होती है। पहले इसको मिटा लेते हैं। इसकी हमने परिभाषा देख ली है कि सजातीय स्वर की परिभाषा क्या है और विजातीय स्वर की परिभाषा क्या है। सजातीय स्वर यानी वे स्वर जो एक ही जाति के हों, वे स्वर जो एक ही जाति के हों, और विजातीय जो वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों, वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों। तो सजातीय स्वर में 3 स्वर आते हैं, 3। पहला है आ, दूसरा है दीर्घ ई, तीसरा है दीर्घ ऊ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ही जाति के हैं? इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक ही जाति के हैं? तो इसके लिए देखते हैं, ए को हम बनाते हैं ए प्लस ऐसे, एक ही जाति के हो गए, एक से ही हो गए। दूसरा आता है ई, तो ई प्लस ई से बनाते हैं इसको। ऊ को बनाते हैं ऊ प्लस ऊ से। तो ये एक ही जाति के हैं, मतलब हमारा जो दीर्घ ए है वो ए प्लस ए से बना है, दीर्घ ई प्लस ई से बनी है, दीर्घ ऊ प्लस ऊ से बना है। अब इसमें आ जाते हैं, बाकी जो बचे हुए होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे कि विजातीय स्वर में हमारे 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4। ए, आए, ओ और आर। ए, आए, ओ और औ। तो इनको जो बनाते हैं, इनकी जो हम पहचान करते हैं कि ये विजातीय, ये विजातीय मतलब अलग अलग जाति के कैसे हैं। तो इन सब में ए तो आता ही है, इन सब में ए तो आता ही है। ये ए जो बना होता है इसमें ए प्लस ई से बना होता है, ए प्लस ई से। और जो ये ओ बना होता है ये ए प्लस ऊ से बना होता है, ए प्लस ऊ। और जो ये आई बना होता है तो ए प्लस ये सेम वाले अक्षर से ही बना होता है, ए प्लस ए। और जो ये ओ बना होगा ये ए प्लस ओ से बना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं और विजातीय स्वर कौन से होते हैं। इनकी पहचान मैंने आपको बता दी है। इसमें एक चीज और होती है, इसमें जो हमारे ये विजातीय स्वर होते हैं 4,
इनको हम, जो हमारे ये 4 विजातीय स्वर होते हैं, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा वर्णमाला है वो यही समाप्त करते हैं। तो आप बताना, आज के जो चैप्टर में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है। स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर और जाति आधार पर। ये चारों हमने अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अब यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। थैंक यू।